चैप्टर 73। काव्य के मन में सिर्फ यही बातें चल रही थी। कोई नहीं है इस दुनिया में, उसका अपना कोई नहीं है। सबको मार डालो, किसी को मत छोड़ो, सब मरने के लायक है। सब मेरे दुश्मन है, सबके सब दुश्मन है। रूही का ट्रॉमा कुछ था, पर अभी काव्य के ऊपर काव्य का ट्रॉमा हावी हो गया था। वह छोटी बच्ची जो लैब में कुछ बेरहम वैज्ञानिकों का प्रयोग का समान थी, उसकी नज़र में अब अरमान, आर्यन और ये दुनिया कुछ ऐसी ही थी। अरमान और आर्यन भागते हुए नीचे आते हैं, पर तब तक काव्य वहां से जा चुकी थी। तभी उनकी नज़र सामने से आई हुई आराशी पर जाते हैं। अरमान और आर्यन जाकर आराशी जी के पैरों को छूते हैं। वही आराशी जी ने भी काव्य की हालत देखी थी। जैसे ही अरमान और आर्यन उनके गले लगने के लिए आते हैं, आराशी जी दो थप्पड़ उन दोनों के गालों पर जड़ देती है। अरमान और आर्यन हैरानी से अपनी मां को देखने लगते हैं। वही अरमान और आर्यन को अपनी मां की आंखों में अपने लिए गुस्सा और घिन साफ दिखाई दे रही थी। आर्यन आगे आते हुए बोला, मां क्या हुआ, आप हमसे नाराज है क्या? आराशी जी ने हाथ आगे करके उन्हें आगे आगे से रोक दिया। हमारे पास भी मत आना, अंदर चलिए, हमें आपसे बात करनी है। और किसी को भेजो उस लड़की को सुरक्षित लाने के लिए, हमें उस लड़की से भी बात करनी है। ऐसा बोलकर आराशी जी अंदर चली गई। अरमान और आर्यन ने अपने फोन से किसी को मैसेज करके काव्य को ढूंढने के लिए बोल दिया। थोड़ी देर बाद अरमान, आराशी जी और आर्यन हाल में बैठे हुए थे। अरमान, माँ आप यहाँ पर, कुछ बात थी। आराशी जी, वह लड़की कौन थी? अरमान और आर्यन एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। अरमान के सर और नाक से अभी भी खून बह रहा था। वही आर्यन यह देखकर हैरान था कि पहली बार उनकी माँ उनकी चोट देखकर भी उनकी चोट को अनदेखा कर रही थी। अरमान बोलता है, माँ वह हमारी वाइफ है। आराशी जी अपने चेहरे पर कड़े भाव लाते हुए उनसे बोली, हमारी यानी किसकी, तुम्हारी या आर्यन की? दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल देखकर कहते हैं, हम दोनों की। आराशी जी, तुम दोनों ने शादी की एक ही लड़की से, बड़ी अजीब लड़की है। आर्यन, माँ वह गलत लड़की नहीं है, हमने जब जबरदस्ती उससे शादी की है। आराशी जी, जबरदस्ती शादी नोट बेड, तो फिर तुम लोगों ने उसके साथ रेप भी किया होगा। आर्यन, माँ। इतना बोलकर दोनों भाइयों का सिर नीचे कर लिया। आराशी जी टेबल पर रखे एक वास को नीचे पटक कर चिल्लाकर बोलती हैं, क्या माँ हमें शर्म आ रही है? आप दोनों को अपना बेटा कहने में, क्या हमने आपको यही सिखाया है कि बीच सड़क से किसी भी लड़की को उठाओ और उसके साथ गलत काम करो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैंने बेटों को बड़ा किया है या जेल में कैद रहने वाला क्रिमिनल को डोट पता है जो तुमने किया है। उसके बाद मुझे लगता है कि तुम्हें घसीट के लेकर जाऊं और जाकर फांसी पर लटका दूं। उनकी बात सुनकर अरमान और आर्यन को समझ में आ गया था कि उनकी मां को सारी चीज पता चल गई। अरमान बोलता है, मां हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, पर अब हम बदल गए, हम उसे अपनी वाइफ मानते हैं, उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, आई प्रॉमिस। उसके बाद सुनकर आराशी जोर जोर से हंसने लगती है। अच्छा बिहेव, सच में? तो वह अभी यहाँ से इस हालत में भागते हुए क्यों गई? मैंने खुद अपनी आंखों से उसको देखा। मैंने यह भी देखा है कि किस तरीके से वह तुमसे बचने के लिए बालकनी से कूद गई, किस तरीके से उसके कपड़े फटे हुए थे, किस तरीके से उसके पूरे शरीर पर चोट लगी हुई थी। और तुम बोल रहे हो कि तुम बदल गए हो। अब अच्छे से जरा मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जो उसको ऐसी नौबत आ गई कि उसे बालकनी से नीचे कूदकर भागना पड़ा, और उसे इतनी चोट कैसे लगी? तुम्हें पता भी है, जब वह बालकनी से कूद गई थी तो वह गुलाब के बाग में आकर के गिरी थी, उसकी पूरी बॉडी पर गुलाब के कांटों से कटने के निशान बन गए थे।
आराशी जी की बात सुनकर दोनों भाइयों को तकलीफ हुई, वहीं अरमान का दिल तो गिल्ट से भर गया। काव्य को उसकी वजह से चोट लगी थी, वह कारण था काव्य की चोट का। अरमान अपनी जगह से उठकर बोलता है, माँ मैं आपसे बाद में बात करूंगा, मुझे रूही को ढूंढने जाना है अभी। आर्यन भी अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं भी आ रहा हूँ। उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है और उसने ब्लड भी डोनेट किया था, अब तो उसे चोट भी लगी है। पता नहीं वह कहाँ होगी और किस हालत में होगी। आराशी जी जाओ, कहीं से भी उसे ढूंढ कर लेकर आओ, अगर उसे कुछ भी हुआ तो समझ लेना तुम्हारी माँ भी मर गई। उनकी बात सुनकर आर्यन आराशी जी के पास आते हुए बोला, माँ आप कैसी बातें कर रही हैं। ऐसा बोलकर जैसे ही उसने आराशी जी का हाथ पकड़ना चाहा, आराशी जी उससे दूर होते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, मुझे छूने की कोशिश मत करना। आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि खून परवरिश से ज्यादा असर करता है। माहू भूल गई थी कि तुम्हारी रगों में उस घटिया इंसान का खून बह रहा है, असर तो उसे दिखाना ही था। अरमान और आर्यन की आंखों में उनकी बातें सुन आंसू आ गए। अरमान ने कहा, सॉरी माँ, हमें पता है हमारी गलती है, हम रूही से हमारी गलती की माफी मांगेंगे। जब तक हम उसे ढूंढ नहीं लेते तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। वह लोग बाहर जाते कि तभी डोर से दानिश और देव अंदर आते हैं। अरमान और आर्यन गुस्से से उसे देखते हुए बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दानिश अरमान की हालत देख हैरान रह जाता है और बोलता है, क्या आपके घर पर दुश्मनों ने हमला किया था मिस्टर ओबेरॉय। किया भी हो तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ अपनी बहन को लेने आया हूँ। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये कहानी। चैप्टर 74। उसकी बात सुनकर अरमान, आर्यन और आरांशी जी सब हैरान रह जाते हैं। अरमान आगे आते हुए कहता है, हम तुम्हारी बहन को नहीं जानते, कौन है तुम्हारी बहन हमें नहीं पता। अभी हमारे रास्ते से हटो, हमें कोई जरूरी काम है, जाना है। दानिश आगे आकर बोलता है, मैं भी कोई फ्री इंसान नहीं हूँ मिस्टर ओबेरॉय जो किसी भी एरे गैरे इंसान का रास्ता रोको, और मैं यहाँ आपसे मिलने भी नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सिर्फ मेरी बहन से मिलने आया हूँ। आर्यन ओबेरॉय की वाइफ रूही, वह मेरी बहन रायचंद परिवार की बेटी। ऐसा बोलकर दानिश ने एक रिपोर्ट आगे कर दी। वही अरमान ने आगे आकर उस रिपोर्ट को पढ़ा तो हैरानी से उसकी आंखें चोरी हो गई। वह दानिश की तरफ देखने लगा। आर्यन ने तुरंत ही अरमान के हाथों से वह रिपोर्ट ले ली और उसे पढ़ने लगा। यह एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी। इसके हिसाब से रूही रायचंद परिवार की बेटी थी। दानिश बोला, मेरी बहन रूही को आप आज सुबह हॉस्पिटल से घर लेकर आए। उन्होंने दादी को ब्लड दिया था, डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने कंफर्म किया कि वह दादी की बायोलॉजिकल पोती या फिर नातिन है। उसके बाद पापा ने और मैंने भी रूही के साथ डीएनए टेस्ट किया और उससे हमें पता चला कि वह मेरी बहन है। मेरी काफी वक्त से खोई हुई बुआ की बेटी। देखो, हमारी दुश्मनी अलग बात है, पुरानी दोस्ती भी अलग बात है, पर अभी मैं भाई होने के नाते अपनी बहन से मिलने आया हूँ। मेरी बहन रूही कहाँ है। ऐसा बोलकर दानिश की नजर चारों तरफ रूही को ढूंढने लगे। अरमान ने कहा, रूही यहाँ पर नहीं। दानिश ने घूरकर उसको देखा और कहा, अगर वह यहाँ पर नहीं है तो कहाँ है। आरांशी जी आगे आते हुए बोली, दानिश बेटा पहले अंदर आ जाओ, हम बात करते हैं। आरांशी जी को वहां पर देखकर दानिश आगे आता है और आरांशी जी के पैरों को छूकर बोलता है, आंटी मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर अपनी बहन को लेने के लिए आया हूँ, क्या आप रूही को बुला सकते हैं। आरांशी जी एक हिचकिचाहट के साथ अरमान और आर्यन को देखते हैं। उसके बाद दानिश की तरफ देखकर बोलती हैं, बेटा रूही यहाँ पर नहीं है। दानिश अपनी आंखें छोटी करके बोलता है,
रूही अगर यहाँ पर नहीं है तो कहाँ है? अभी कुछ घंटे पहले ही अरमान और आर्यन रूही को यहाँ पर लेकर आए थे। अभी आप बोल रही है कि वह यहाँ पर नहीं है। अगर वह यहाँ नहीं है तो गई कहाँ? आरांशी जी बोलती है, वह बेटा। तभी एक गार्ड भागते हुए अंदर आता है और अरमान की तरफ देखकर बोलता है, अरमान सर, हमने लगभग यहाँ की सारी गलियां छान मारी है, लेकिन हमें रूही मैडम का पता नहीं चल रहा है। हमें नहीं पता वह भागकर कहाँ गई है। उसके उतने कहते ही अरमान, आर्यन और आरांशी ने आंखें बंद कर दी। दानिश ने घूरकर आर्यन की तरफ देखकर कहा, रूही भाग गई है। आखिर मेरी बहन घर से भागकर कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी? सुबह वह खुशी खुशी तुम लोगों के साथ घर पर आई थी ना, तो वह अभी कहाँ गई बोलो? आर्यन बोलता है, अभी इस सब का वक्त नहीं है, हमें पहले रूही को ढूंढना चाहिए। वह कहाँ होगी, किस हाल में होगी, मुझे उसके लिए डर लग रहा है। आरांशी जी बोलती हैं, आर्यन सही कह रहा है, हमें पहले रूही को ढूंढना चाहिए, फिर हम बाकी की बातें करेंगे। दानिश भी वहां से जाते हुए बोलता है, मिस्टर ओबेरॉय, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं मेक श्योर करूंगा कि ओबेरॉय परिवार बर्बाद हो जाए। ऐसा बोलकर दानिश वहां से चला जाता है। अरमान और आर्यन हर जगह पर रूही को ढूंढना चालू कर देते हैं। उनका घर एक जंगल जैसी जगह में पड़ता था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रूही आखिर भागकर यहां से जा कहाँ सकती है। वह पूरे तरीके से परेशान हो गए थे कि कहीं कहीं रूही को कुछ हो तो नहीं है। अरमान का दिल अभी बुरी तरीके से घबरा रहा था, आखिर उसने क्यों रूही के साथ गलत किया। अगर वह रूही के साथ अच्छा बिहेव करता तो रूही इस तरीके से खुद को बचाने के लिए घर से भागती नहीं। एक अनजाने डर से दोनों भाइयों का दिल डरा हुआ था, अगर रूही को कुछ हो गया तो वह दोनों वैसे भी जीते जी मर जाएंगे। अभी कुछ ही समय बीता था कि एक गार्ड का उन्हें कॉल आया। उस गार्ड ने कहा, सर, हमें खबर मिली है कि जंगल के बाहर के किसी गांव में एक लड़की की लाश मिली है। और वह दोनों भाइयों का दिल धक सा रह गया। क्या वह उनकी रूही हो सकती थी? नहीं, वह उनकी रूही नहीं हो सकती। अरमान, जिसने कार में मोबाइल को स्पीकर पर रखा था, उसने कहा, बेवकूफ, मैंने तुझे रूही को ढूंढने को कहा था, न कि लाशें ढूंढने के लिए। गार्ड बोलता है, सर, ये गांव वाले उस लड़की की लाश को जला रहे हैं, प्लीज आप जल्दी से यहां आ जाइए। अरमान और आर्यन भागकर उस जगह गए जहां गार्ड ने उन्हें बुलाया था, पर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि उन गांव वालों ने विधि विधान के साथ उस लड़की की लाश को जला दिया था। अरमान और आर्यन के गार्ड्स ने जब उन गांव वालों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि वह लड़की गलती से भागते हुए खाई में गिर गई थी। उसके बॉडी पर कांटों से कटने के निशान थे। वह गांव वाला पंडित जिसने उस लड़की का अंतिम संस्कार किया था, वह अरमान और आर्यन को उस लड़की की चीजें देता है जिसे उसने निशानी के तौर पर रखी थी। उन चीजों को देखकर अरमान और आर्यन का दिल बुरी तरह से टूट गया क्योंकि वह रूही का आरका वाला मंगलसूत्र और उसकी ज्वेलरी थी। वह दोनों भाई उन चीजों को लेकर वहीं घुटने के बल बैठ गए और जोर से चिल्लाए, रूही, आर्यन, काव्य, तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज वापस आ जाओ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, वापस आ जाओ प्लीज। अरमान, आई एम सॉरी जान, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, पर उसकी इतनी बड़ी सजा हमें मत दो, प्लीज वापस आ जाओ प्लीज। वह दोनों पूरी 2 रात और दिन वहीं पर बैठकर रोते रहे बिना खाए पिए। जब वह बेहोश हो गए तो उनके गार्ड उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी दूसरी कहानियों का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।